अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। और नुक्ता नज़र में आप जानते हैं हमारे साथ होते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में वो है कुछ अदलिया में आने वाली हालिया तब्दीलियां। अभी आपने थोड़ी देर पहले अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस का तकर्रुर किया गया है और वो जजेस का तकर्रुर किस अंदाज से हुआ है और इसके असरात क्या होंगे, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अब्दुल सत्तार ईधी ने फरमाया है रत्तो डेरो में कि वो चाहते हैं कि जनरल कियानी एक बार फिर इक़्तिदार संभाले और सिर्फ 6 महीने के लिए। उनके पास कोई शॉर्ट कोर्स है गालिबन जो वो इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं करप्शन के खिलाफ। और नुसरत भुट्टो ने इसी हफ्ते में इंतकाल किया और नुसरत भुट्टो के हवाले से कुछ याददाश्तें और कुछ बराह रास्त इंटरेक्शन जो शामी साहब का है वो भी आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। शामी साहब, सबसे पहले तो अदलिया की तब्दीलियों पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अदलिया में हाल ही में तब्दीलियां होंगी। पंजाब के चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था पेशावर के भी जा रहे हैं जी, पेशावर के भी जा रहे हैं, सिंध के नहीं जा रहे। और पिछली बार हमने देखा था कि गवर्नमेंट के और अदलिया के दरमियान मुहाजरा की एक कैफियत हो गई थी जब ख्वाजा शरीफ की तकर्री की बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उन्हें यहीं रहने दिया गया था, उनसे सेकंड को ले जाया गया था। ये क्या सिलसिला है? नहीं, वो तो हुकूमत भेजना चाहती थी ख्वाजा शरीफ साहब को जी, और वो गए नहीं क्योंकि चीफ जस्टिस जो थे उनको मंजूर नहीं था इफ्तिखार चौधरी साहब को। देखें, उस वक्त सूरत हाल और थी, अब जुडिशल कमीशन बन चुका है। नहीं, उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे उनकी राय जो थी वो बाइंडिंग थी प्रेसिडेंट पर या प्राइम मिनिस्टर पर, जिस तरह भी कह लें आप। यानी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो थे वो उनकी राय हतमी थी। और शामी साहब, उससे पहले राय पे इसरार भी तो ये रहा करता था ना कि सिर्फ हम सीनियर तरीन जज को सुप्रीम कोर्ट लेके। नहीं, असल में एक लंबी कहानी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस केस है बड़ा मशहूर, उसमें यह फैसला हुआ था कि सीनियर तरीन जज जो है वही जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो अमीरुल मुल्क मैंगल जो थे बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जब जाने से इनकार किया या पत्र पेश किया तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको रिटायर कर दिया। वो यानी वो कहते थे इनकार कर ही नहीं सकता जज अगर वो सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाएगा तो उसे जाना होगा और नहीं जाए तो फिर घर जाए, ठीक, हाई कोर्ट में नहीं बैठेगा। उसके बाद ये हुआ, इसको कहने वाला ये किसकी राय हुआ करती थी? चीफ जस्टिस की राय। जो अदलिया ये जजेस केस है एक बड़ा मशहूर, जिसमें सीनियरिटी के मामला तय किए गए थे और कई जज जो थे बेनजीर भुट्टो साहबा के दौर में ये हुआ था। वो केस बड़ा नापसंद भी था, मतलब वो बड़ा हंगामा रहा उसका। फिर वही केस है जिसमें जस्टिस सजाद अली शाह साहब उस वक्त हेड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उनकी जो तकर्री हुई थी वो सीनियर मोस्ट नहीं थे। तो जब यह फैसला हुआ कि सीनियर मोस्ट को आना चाहिए, तो बाद में जब जजों से उनका तनाज़ा पैदा हुआ, अपने ब्रदर जजेस थे, उन्होंने वो असूल उन पर भी लागू कर दिया, उनको रिटायर डिक्लेयर कर दिया। अच्छा शाम साहब, यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि चीफ जस्टिस के पास अदालत में क्या ये ओपिनियन या ये रवायत के माई वे और हाई वे वाली बात हो, ये चलनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें इंतजामिया की बार बार की मदाखलत और फौजी हमारी जो हुकूमतें थी उनकी बार बार की मदाखलत ने फिर सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया कि वो एक टफ स्टैंड ले, क्योंकि जो मुशावरत थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, वो वैसी ही हो गई थी जैसे कि अभी ये मुहतसिब के मामले में आपने देखा, जो मुहतसिब का या जो अकाउंटेबिलिटी नैब के सरबरा, उनके मामले में मशवरे की जो गत बनाई गई है ना, कि जरदारी साहब ने कहा, खत लिख दिया और कहा मशवरा हो गया। तो इसी तरह का मशवरा होने लगा था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ने यह फैसला किया और इस पर स्टैंड लिया कि चीफ जस्टिस जो मशवरा देगा प्रेसिडेंट को वो बामानी होगा, बामकसद होगा, उसे रद्द नहीं किया जा सकेगा वजह बताए बगैर। तो एक किस्म से उन्होंने इसको तय कर दिया। लेकिन फिर बहरहाल अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त 18वीं तरमीम के बाद एक जुडिशल कमीशन बना है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस खुद मौजूद हैं, बार के नुमाइंदे हैं, हुकूमत के लॉ मिनिस्टर हैं। तो ये अब वो फैसले कमीशन करता है। अब ये पार्लियामानी कमेटी में भी जाएंगे, अब उसके बाद ये पार्लियामानी कमेटी में जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नई अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई हैं, जो ऑलरेडी जज मौजूद थे उनको एलिवेट किया। अब मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूं। ये मुशर्रफ साहब के दौर में लाहौर हाई कोर्ट के 2 जूनियर जज जो थे, नवाज अब्बासी साहब और फकीर मोहम्मद खोकर साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट में मुतयन कर दिया गया।
जूनियर जजेस से हाँ, पंजाब लाहौर हाई कोर्ट जी। इस पर उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस रियाज शेख साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जिनकी एक अपनी एक दुनिया थी। उन्होंने कहा कि ये जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में तकर्री है, ये फ्रेश अपॉइंटमेंट है, ये तरक्की नहीं है। यानी अगर कोई जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है, हाँ, तो उसकी पुरानी सर्विस कंसीडर नहीं होगी। नहीं होती, वहां से सीनियरिटी काउंट होती है। तो उन्होंने ये फैसला करके वो जो 2 जूनियर जज थे उनको वही रहने दिया। तो ये हुकूमतों के ख्वाहिशात के मुताबिक जब फैसले होते हैं तो फिर इस तरह के मामला होते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि सीनियरिटी को एक बुनियादी वजन हासिल है। लेकिन इस वक्त जो मामला हुआ है ना अभी, कि ये जो 100 जज 31 जुलाई का जो फैसला है जो पीसीए जजेस के खिलाफ है, जी जी, जिन पे 100 जज निकले हैं सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से। ठीक है, जजों का एक खला पैदा हो गया, एक बहरान पैदा हो गया। जज बहुत कम है। अब लाहौर में मेरा ख्याल 3 जज जो है सीनियर रह गए हैं। इसी तरह सिंध में 4 या 5 जज सीनियर हैं। तो बाकी सारे जज जो हैं वो नए मुकर्रर हुए हैं या होंगे। अभी भी वैसे सीटें खाली हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त 13 जज हैं, उनको जज चाहिए। लेकिन मसला यह पैदा हो रहा है कि जजेस हाई कोर्ट में जो एक्सपीरियंस जजेस हैं, जो ट्रेंड जजेस हैं, वो ऑलरेडी कम है। अच्छा शम्स साहब, एक बात है, अब यहां पे अगर हम देखें कि जजेस की जो तब्दीलियां की जा रही हैं, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि सीनियर जजेस को वहां ले जाया जाएगा, तो उसका मतलब है फैसलों का मेयार हाई कोर्ट में तो वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, मतलब हाई कोर्ट में ये इस वक्त एक खला है कि हाई कोर्ट में सीनियर जज बहुत कम रह गए हैं। देखिए, लेकिन मैं करता हूं जो हमारे चीफ जस्टिस नए आए हैं, अजमत सईद शेख साहब, वो एक ज्यूरिस्ट है मुकम्मल, बहुत तेजी से फैसला करते हैं। एजाज चौधरी साहब की जगह पे, एजाज चौधरी साहब थे, उनकी अपनी खूबियां थी। वो तो देखिए एक तकवे के लिहाज से बड़ा अपराइट एजाज, वो एक उनकी मिसाल शायद बहुत कम मिलेगी। हर वक्त उनकी जुबान पर कुरान रहता है, उसको पढ़ते रहते हैं जब खाली बैठे रहे, बावजू होते हैं। और वो उनकी एक तहारत और पाकीज़गी की अपनी एक दुनिया है। और उन्होंने बहुत कुछ इस्लाहात किए हैं हाई कोर्ट में, निचले लेवल पे, कि यहां से आप कुछ फैसला जल्दी मिल जाए, नकल जल्दी मिल जाए, इस तरह की चीजें। लेकिन साहब वो विजिबिलिटी है उन फैसलों की। हाँ है, यहां तक हाई कोर्ट के अंदर और दूसरी अदालतों में उस तरह नहीं हुआ जिस तरह हम चाहते हैं, क्योंकि बड़ा वक्त लगेगा। अजमत सईद शेख जो है वो बड़ी तेजी से फैसले करते हैं, बड़ी कानूनी महारत है उनकी। और उन्होंने ये नैब के केसेस में अरबों रुपए की रिकवरी करवाई है उन्होंने जब वो जज थे, तो ये उनका कमाल है। अच्छा, अब शामी साहब एक बात है, जजेस का गिवन दी सिचुएशन, इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है कि सदर आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी, वो अदलिया को एक ऐसा इदारा समझते हैं जो शायद जहां पे उनके बारे में कोई बहुत अच्छे जज्बात नहीं पाए जाते। नहीं, तो अब हाँ, इस पूरे सिनेरियो में ये बात यह है कि आप देखिए, अगर कोई ऐसी सूरत हाल है तो कोई अपने ऊपर भी तो गौर कर लेना चाहिए ना, अपनी हुकूमत पर भी गौर कर लेना चाहिए। हुकूमत के जो मामलात हैं उनको भी दुरुस्त करना चाहिए, और अदलिया को भी जरा बड़ा एहतियात से चलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अदालतों को पॉलिटिसाइज किया गया है। हमारे जो पहले चीफ जस्टिस थे ना, अब्दुल रशीद, उनको वो लाहौर में हेड ऑफिस था उस वक्त, यानी फेडरल कोर्ट जहां थी उस वक्त पाकिस्तान 1947 जी। लियाकत अली खान यहां आए और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से मैं मिलता हूं। उन्होंने पैगाम भेजा, उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास तो हुकूमत का एक मुकदमा लगा हुआ है जिसमें हुकूमत फरीक है, तो मैं कैसे वजीर आजम से मिल सकता हूं? नहीं मिले। कमाल की बात है। उसके बाद क्या हुआ, जस्टिस मुनीर साहब को बुलाया गया। जस्टिस मुनीर साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको बराह रास्त फेडरल कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। और एक बंगाली जज थे अकरम, एसएम अकरम, उनको मुकर्रर नहीं किया गया, उनकी सीनियरिटी खत्म हुई। एक ब्रेक का वक्त आ गया शामी साहब, ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहां से थोड़ी सी शुरू करेंगे। और उसके बाद हमने बात भी करनी है कि अब्दुस्तार ईदी साहब ने जो बयान दिया है कि वो जो क्रैश कोर्स है, और ये भी आपको बताते चले कि आप 7:30 बजे के बाद लाइव कॉल्स के जरिए बराह रास्त इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0423636102। इसके अलावा फेसबुक और ईमेल तो आप जानते हैं कि स्क्रीन पर चल रहे हैं, और उसके जरिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। देखते हुए
नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी अदलिया के हवाले से कि अदलिया में जो नए जजेस की तकरीरी है, सुप्रीम कोर्ट में जो एलिवेशंस हुई हैं उस हवाले से। जी आप बता रहे थे कि जस्टिस मुनीर के हवाले से कि वो मुनीर साहब के मामले में सिनेरिटी का असूल वायलेट हुआ और उसका नतीजा भुगतना पड़ा। जस्टिस मुनीर साहब जो थे वो मलक गुलाम मोहम्मद साहब, उनके एक तो दोनों कक्केज़ई थे और दोनों के बारे में कहा जाता है कि एक ही मोहल्ले में रहे थे, और उन्होंने फिर उसके बाद जो किया वो तारीख का हिस्सा, फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। तारीख ये नहीं बताती बचपन में ये दोनों कैसे थे। लेकिन मैं आपको बताऊं लतीफा जी, अब्दुल रशीद तो लियाकत अली खान से नहीं मिल रहे, और मुनीर साहब ने लिखा है कि मैं जब कभी कराची जाता हूं तो गवर्नर जनरल के यहाँ वो विजिटर्स बुक पे साइन कर देता हूं, वो फारिग हो तो मुझे बुला लें, ताकि सनद रहे। इस तरह का काम हम पहले नहीं करते थे आजादी से पहले, लेकिन अब देखिए अब काम बहुत ज्यादा है, लोग कम है, इस तरह की तमीज रवान नहीं रखी जा सकती, यानी ये उन्होंने किया। शामी साहब आज की अदलिया में ऐसी मिसाल नहीं है? अब देखिए मैं बताता हूं, अब इफ्तिखार चौधरी साहब हमारे जो है ना जी, ये एक यूनिक जज है, इस तरह का जज मैंने नहीं सुना तारीख में। हुकूमतें कांप जाती हैं, टांगे कांपने लगती हैं। पीपल्स जज है जी, अवाम में इतना पॉपुलर जज हो जो इफ्तिखार चौधरी साहब में बहुत कम देखने में आता है। मेरा ख्याल हमने तो तारीख दोबारा देखनी पड़ेगी पूरी, कोई जज निकालना पड़ेगा, वरना निकलेगा नहीं शायद। ठीक है, मैं आपके कर्ज करूं, ये जो हमारे इस वक्त चीफ जस्टिस सिंध है वो तो वहीं रहेंगे, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अब वो क्यों रहेंगे, ये क्यों जाएंगे, अब ये उनकी अपने फैसले हैं जुडिशियल कमीशन के। और लेकिन पार्लियामानी कमेटी में सवाल तो उठेगा नहीं, पार्लियामानी कमेटी कुछ कर नहीं पाएगी मेरा ख्याल बेचारी, इसलिए कि वो उसके पास ये कंफर्म जजेस हैं और इनके मामला जो है वो ऐसा नहीं है कि नए जज मुकर्रर हो रहे हों, इनके बारे में कुछ सवाल तो उठाया नहीं जा सकता। और वैसे भी हुकूमत में एक वो थोड़ा सा खौफ की कैफियत भी है, शायद वो भी एक वो असल में पहले भी पार्लियामानी कमेटी ने कुछ किया था, फिर वो लोग रेट में चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। अच्छा शामी साहब, मेरा ख्याल हम अगले एक बात और बताऊं लतीफा, एक ये जो अंग्रेज के दौर में जब चीफ जस्टिस जो थे वो हलफ उठाते थे तो कभी गवर्नर हाउस नहीं गए, गवर्नर साहब आते थे हाई कोर्ट में, वो हलफ उठवाते थे वहां आके, ताकि लोगों को तासुर मिले कि ये सबसे बड़ी जगह ये है इंसाफ देने की। तो जब मौलवी मुश्ताक हुसैन चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए तो उन्होंने इनकार कर दिया गवर्नर हाउस जाने से, और 5-7 दिन उनका हलफ जो था वो अटका रहा, बिल आखिर गवर्नर को आना पड़ा। और ये लाहौर आखिरी वाकया था, और ये आखिरी वाकया था, और शायद पहला भी हुआ पाकिस्तान बनने के बाद। अच्छा शामी साहब, हम जरा मौजू को अगली तरफ गुफ्तगू को लेके चलते हैं। अब्दुस्तार ईदी साहब, आपको पता है बड़े मारूफ सोशल वर्कर हैं, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है। बात ये कही है, वो कहते हैं कि 6 महीने के लिए जनरल क्यानी साहब तशरीफ लाएं, करप्शन को खत्म करें और उसके बाद मामला फिर चलने तो सीधा। उनको कैसे पता चल गया कि इनके पास कोई ऐसा इलाज है, गिद्दड़ सिंगी है या कोई तावीज है या कोई ऐसी चीज उनके पास है किसी फकीर की दी हुई कि वो 6 महीने में खत्म कर देंगे? भाई पेटी या आपके उनके जो है ना वर्दी वाले परवेज मुशर्रफ साहब 10 साल रहे हैं ना, तो क्या कर गए, खत्म कर गए। शामी साहब यहाँ पे एक ये बिल्कुल उससे पहले ज़ियाउल हक साहब रहे ना, और उससे पहले अयूब खान साहब रहे। शामी साहब ये बिल्कुल तो 30 साल तो ये वर्दी हुक्मरान रही, तो क्या करप्शन तो फिर खत्म हो जानी चाहिए। शामी साहब लेकिन एक फैक्ट तो है कि अब्दुस्तार ईदी ने जो कहा है वो आज हर बंदा कह रहा है। नहीं, बंदा तो कह रहा है भाई परेशानी है, करप्शन है, बेईमानी है, सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन आज ये तो अजीब बात है, आप कहें कि अस्पताल में ये मरीज ज्यादा हो गए हैं तो डॉक्टर जो है वो तो है नहीं, तो बेहतर यह है कि कसाईयों को बुला लीजिए कि उनका ऑपरेशन कर दे, या वकीलों को बुला लीजिए कि वहां ऑपरेशन कर दे। भाई आप देखिए, ये हुकूमत करना भी एक आर्ट है। और ये बात यह कि अयूब खान साहब ने अपने मार्शल से पहले एक अमेरिकी डिप्लोमेट से बात करते हुए कहा था, भाई हमारे यहाँ नौजवानों में ये ख्याल पैदा हो रहा है कि हम मामलात को ठीक कर सकते हैं, हालांकि हमारे पास वो ट्रेन लोग नहीं है। बाद में फिर उन्होंने कब्जा कर लिया। साहब आज हम जब तारीख के 65 साल गुजार चुके हैं, आज भी अब देखिए कि अगर मुआशी तरक्की की बात करें तो लोग अयूब खान की मिसाल दुरुस्त है। देखिए बात लोग कहते हैं जी चीनी चोरों को एकदम पकड़ लिया, हम फौज की मिसाल देते हैं। नतीजा क्या निकला, आज चीनी की चोरी रुक गई। देखिए जब आप ऑक्सीजन टेंट में ले जाते हैं ना तो सांस तो आने लग पड़ता है, जब बाहर निकालते हैं वो आ गए तो कल्ब की तालीफ हो गई, और रुखसत हुए तो फिर वही तकलीफ हो गई। तो आप ये देखिए, ये जमहूरियत या जो हमारा सिस्टम है उस पर जब हम चलेंगे तो परमानेंट इलाज करेंगे। परमानेंट इलाज के लिए सिविल सोसाइटी को, सियासी जमातों को, अदलिया को
सबको मिलकर जिद्दोजहद अच्छा करनी होगी। शामी साहब, इस जुल्फ के सर होने में कितना वक्त लगेगा? जितना भी लग जाए, ये सर होनी है बहरहाल। अब ये हो नहीं सकता कि आप ये जुल्फ के बगैर कारोबार चल नहीं सकता। ये तो आपको इसी तरह, अगर सर पे आपको जुल्फ चाहिए, देखिए जो ईदी साहब है ना, उनका मैं बड़ा एहतराम करता हूं, बड़े अच्छे आदमी, बड़ी खिदमत की है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया। लेकिन एक सोशल वर्कर है ना। अब सोशल वर्कर जो है, आपने अपना रखा कुक घर में, बावर्ची, ठीक है, और बच्चा फेल हो गया इम्तिहान में, आप उसकी फांटी लगा रहे हैं, जहां बच्चा को फेल हो गया इम्तिहान में, भाई कुक ने तो नहीं पढ़ाना था उसको, ठीक है ना। आपके घर में सफाई नहीं हुई, आप चौकीदार की पार्टी लगा रहे हैं। शामी साहब, पेंशनर्स आप देखिए, भाई बैड अगर गवर्नेंस, मेरी बात आप सुन ले, पेंशनर्स मैं उनकी अगर ये इतना ही आसान होता, जितनी करप्शन हमारे यहाँ है उतनी इंडिया में है, बल्कि अन्ना हजारे तो वहां पैदा हो चुके तो हैं, मुसलसल और जमहूरियत वो रही है, बार इसका बार कह रहे मतलब हैं स्विस बैंकों में उनके पता नहीं कितने बिलियन डॉलर रखे वहां हुए पे मुसलसल जमहूरियत 65 साल में इन मसाइल तो का हल नहीं तलाश जमहूरियत कर मौजूद है ना, जी। तो फिर उन्होंने तो ये नहीं कहा कि कोई जर्नल बुला ले, बड़ा आसान नुस्खा है। तो जर्नली नुस्खा जो है वो ये नजर आता है, होता नहीं है। ये हम घबरा के कहते हैं, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। शामी साहब, पोजीशन ये है कि जब अफराते ज़र हो 16%, महंगाई मुसलसल बढ़ रही हो, नौकरियां मिल ना रही हो, कारखाने बंद हो, जो बिजली है उसके बहरान की वजह से कोई इन्वेस्टमेंट ना आ रही हो, इन सारी ये सारी बिजली जो है, इलाज आप मुझे बताएं, बिजली बेचारों ने इन्होंने पैदा करनी थी पानी से। अगर 8 साल पहले ये शुरू हो चुका होता बाचा डैम, आज हम उससे फैज उठा रहे होते। अगर कालाबाग डैम जियाउल हक बना देते, अगर कालाबाग डैम परवेज मुशर्रफ बना देते, तो फिर पानी आ रहा होता, बिजली आ रही होती। तो भाई साहब, रेंटल पावर आप देखिए, रेंटल पावर जो अदालत में जो सिलसिला हो रहा है, तो फिर अदालत काम कर रही है ना। ये अदालतें जो हैं जमहूरियत की वजह से काम कर रही है ना। एक दफा तो मैं सुनता था कि रेंटल पावर होने नहीं चाहिए, क्योंकि जनाब इनमें बिजली बड़ी महंगी पैदा होगी। अब ये मालूम हो रहा है कि रेंटल पावर लगे क्यों नहीं है, इनकी तहकीकात होनी चाहिए। तो भाई तहकीकात करे, अदालत का काम क्या है, अदालत ने कमीशन बनाया है, बिल्कुल ठीक किया है, ताखीर का बायस मालूम होना चाहिए, और यही इलाज है। सिविल सोसाइटी को भी करना है, मीडिया को भी करना है, सियासी जमातों को भी करना है, मिलके काम करेंगे तो ठीक होगा। शामी साहब, कितना अरसा, मतलब आप कोई ना कोई टाइम लाइन, मेरे एक मर्ज है। अब देखिए, आप स्कूल में दाखिल होते हैं, फिर कहते हैं एमए करने में कितना अरसा, भाई 16 साल, भाई 14 साल, चलिए 12 साल, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो मतलब यह है कि हमें कुछ भुगतना पड़ेगा, हम कुछ किसी को हेडमास्टर नहीं बनना चाहिए, ना अदलिया को, ना फौज को। फौज भी दिखा चुकी हेडमास्टर बन के, काम नहीं चला। वक्त हो गया एक ब्रेक का, और गुफ्तगू हमारी जारी है, और आप हम नुसरत भुट्टो का भी जिक्र करेंगे, उनके हवाले से भी कुछ बातचीत होगी। आप हमारी लाइव कॉल्स के लिए नंबर नोट कर लीजिए, 042363680102। आप कॉल्स करेंगे और बरह रास्त प्रोग्राम में आपके सवाल लिए जाएंगे। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही है हमारी अब्दुस्तार ईदी साहब के जो बयान से सिलसिला शुरू हुआ है कि वो जल्द अज जल्द कोई क्रैश प्रोग्राम आ जाए। शामी साहब, हम बात कर रहे थे, वो बीच में पेंशनर्स वाली बात रह गई थी कि अगर एक पेंशनर मर जाए, मीडिया उसकी लाइव फुटेज दिखाए और उसके बाद एक शोर गुगा हो और वहाँ पर लोग जाएं, तो उसके बाद हमारी गवर्नेंस ठीक हो जाती है, हम उनके लिए तंबू भी लगा देते हैं, कुर्सियाँ भी रख देते हैं, पानी भी रख देते हैं। ये हमारी हुकूमत बड़ी बेचारी कसर नफ्सी का शिकार है, जूते भी खाती है, प्याज भी खाती है। ये काम जो है करने के हैं। अभी मैं खबर देख रहा था कि जरदारी साहब ने कहा कि जो नेशनल बैंक के वो मैनेजर हैं ब्रांचों के, जहां पेंशन ठीक नहीं मिली, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। ओ भाई, नेशनल बैंक को पैसे दोगे तो आगे देगा ना। आप वजारत खजाना 13 अरब रुपए पेंशन है रेलवे की सालाना, अब मुख्तलिफ ब्रांचों में हो जाती है, पैसे देते नहीं है ये, और पेंशन कहां से दे देगा बैंक? वो नेशनल बैंक अपना है ना, अब नहीं, तो हुकूमत का है ना, इस वजह से वो समझते हैं। तो जहां चाहे जिसका मेरा माल अगर हो या आपका हो तो उनको दे दिया जाए। भाई ये तरीका सीखें, ये पेंशन जो है उसकी जिम्मेदारी कबूल करें और पेंशनरों के मरने का इंतजार न करें। वैसे अब देखिए, चलिए आज सुना है कुछ बेहतरी हुई। अच्छा साहब, ये है गवर्नेंस, ये तंग आकर अब्दुस्तार ईदी ये बयान देते हैं तो ये जनाब आप आ जाए। नहीं, अब्दुस्तार ईदी तो अब ये कहते हैं ना कि अपनी तंगी से मेरा कोई बड़ा गर्व करना चाहते हैं। भाई आपको शिकायत है, मेरे हकूक भी चले जाएं। मार्शल्लाह जो जाएगा को अब्दुस्तार ईदी के घर से कुछ चीज उठा के लेके जाएगा, मेरी आजादी ले लेगा, मेरे हकूक ले लेगा, मेरी जुबान ले लेगा, मैं क्यों दूं?
मैं क्यों अपना आजादी को। लेकिन अगर जमहूरियत किसी से रोटी ले ले, रोजगार ले ले, बिजली ले, फिर ये तो आमरीयत जो थी पुरानी उसको खींच के ले गई हुई है, उसके नताज आप भुगत रहे हैं। आप ये एक शादी तो वहां हो गई थी, अब बच्चा आप पैदा हो रहा है, तो अब आप कह रहे हैं जनाब ये को है बच्चा। भाई साहब ये वहीं से सारा सिलसिला आ रहा है। हमें इसका इलाज करना, मैं ये नहीं कहता इलाज, लेकिन इलाज करना होगा, वगरना खराबी पैदा होगी। और ये इलाज जो है वो ऐसे नहीं होगा, हमें खुद करना होगा, ये बंदूक से नहीं होगा। शामी साहब गुफ्तगू आगे बढ़ाएं और मेरे नुसरत भुट्टो साहिबा का इस हफ्ते इंतकाल हुआ है। देखिए नुसरत भुट्टो जो थी उनका जिस तरह उनको अलविदा कहा गया है ना, वो अपनी मिसाल आप मादरे जमहूरियत का खिताब दिया हुकूमत ने। मगर मैं हैरत में है कि ये जमहूरियत का, मादरे मिल्लत का खिताब तो लोगों ने दिया था ना, हुकूमत ने नहीं दिया। ये अच्छा, मादरे मिल्लत ना ये लोगों का खिताब है, जिसको बाद में हुकूमत कोई हुकूमत नहीं, ये लोगों का खिताब है। अच्छा, ये इस तरह के खिताब लोग देते हैं, हुकूमतें नहीं देती। हुकूमतें बस जो निशाने पाकिस्तान, निशाने इम्तियाज, हिलाले इम्तियाज ये देती है। ये हुकूमत अजीबोगरीब है। और फिर आप देखिए अभी तक इनको ये तौफीक नहीं हुई कि मोहतरमा फातिमा जना को एहसास दे, लाना लियाकत अली खान को एहसास दे। उनको कोई एहसास कभी नहीं मिला। मोहतरमा फातिमा जना की खिदमत है जमहूरियत के लिए, राना लियाकत अली की खिदमत है औरतों के लिए, अफवाह बनाई सोशल सर्विस की। तो बात यह है कि वो सारे भूल गए। बहरहाल नुसरत भुट्टो का इन्होंने एजाज कर दिया। अब एजाज तो हो गया, लेकिन नुसरत भुट्टो का जो उनके शौहर थे ना भुट्टो साहब, जब वो इंतकाल हुआ उनको फांसी दी गई, एक अपोजिशन लीडर नहीं था जिसने ताज़ियत की हो, जो फातिहा के लिए इनके पास गया हो, उनकी कब्र पर गया हो। इस तरह की महाज आराई थी और दुश्मनी थी। अच्छा शाम साहब तो नहीं, मैं आपको नुसरत भुट्टो का यह कमाल है कि जब भुट्टो को फांसी लग गई, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मसले का हल क्या ढूंढे, अब नया इत्तेहाद बनाए। वो सारे मुखालफिन के पास गई, एयर मार्शल असगर खान, वादत नसरुल्लाह खान, मौलाना मुफ्ती महमूद, उन सब के साथ बैठी, और अब्दुल वली खान, सबके साथ बैठ के नया इत्तेहाद बनाया। ये वो तमाम लोग थे जो पीएनए में शामिल थे। हाँ जी, पीएनए में जो शामिल थे, वो कई उनके साथ आए, उनके साथ मसालियत की, मुफाहमत की, और उस मुफाहमत की वजह से मुल्क में एक जिद्दोजहद शुरू हुई। और उसकी वजह से अब ये मादरे जमहूरियत जब इनको कहते हैं तो मैं भी उसको तस्लीम कर लेता हूं। अच्छा शाम साहब, नुसरत भुट्टो ईरानी निजात थी, और सिकंदर जो मिर्जा की बेगम थी नाहिद सिकंदर, हाँ जी, वो भी ईरानी निजात थी। एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी, और एक आम परसेप्शन नहीं, बहुत लोग ऐसे, हाँ, परसेप्शन ये है कि नुसरत भुट्टो और नाहिद का कोई आपस में ताल्लुक था जिनकी वजह से भुट्टो को राइज मिला। नहीं, कोई ताल्लुक ऐसा नहीं था। लोग पता नहीं ऐसे बेचारे तारीख कैसे लिखते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ये जो सिकंदर मिर्जा थे ना, ये तो मुंबई में आया करते थे, जैसे मुंबई पुराना, वहां सर शाह नवाज भुट्टो वजीर थे, और सिकंदर मिर्जा के चचा या ताया वहां रहते थे, जूनागढ़ के गलबन नहीं बंबई में थे। अच्छा, पुरानी बात। उसके बाद जूनागढ़ तो बाद में गए हैं, मिनिस्टर थे बंबई में, और वहां ये आया करते थे। और इनका ताल्लुक हो गया शाहनवाज भुट्टो साहब से, अपने चचा के या मामू के हवाले से, और उसके ये एक खानदानी रिश्ता कायम हो गया इनमें, एक दूसरे के पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, पहले की बात, बहुत साल पहले की बात। उसके बाद सिकंदर मिर्जा जब कराची में आए हैं, बड़े जबरदस्त अफसर थे वो भी, कोई ऐसी मतलब उनका भी अपना कर्रफर था। वो शिकार करने जाया करते थे लाड़काने में, और अल मुर्तजा में ठहरते थे, उसी दोस्ती के रिश्ते थे। बल्कि मैं आपको यह भी बताऊं कि कायदे आजम जो हैं, बहुत इब्तदाई दौर में वो भी लाड़काना गए हैं, और सर शाह नवाज भुट्टो के मेहमान रहे हैं। और उस वक्त भुट्टो साहब की उम्र थोड़ी जो होगी 5-7 साल की, तो वहां वो ठहरे हैं उनके अल मुर्तजा में कायदे आजम। तो बहरहाल ये उनका जो ताल्लुक था ना शाहनवाज भुट्टो से, उसकी वजह से भुट्टो साहब जो है वो वजीर बने, और उनका सिकंदर मिर्जा से तारुफ हुआ। ये जो नुसरत भुट्टो हैं, ये तो बेचारी ये एक बड़ा खानदान था इनका भी, बड़े बिजनेसमैन थे, ईरान से आए थे, बंबई हो गए, ये बंबई में पैदा हुई हैं ये वहां। हाँ जी, नुसरत भुट्टो, वहां से फिर ये खानदान जो है पार्टीशन के वक्त यहां आ गया कराची में, यहां इन्होंने बिजनेस शुरू किया। तो ये बड़ी एक्टिव थी गर्ल गाइड्स में, तो ये उसमें इनकी दोस्ती हो गई भुट्टो साहब की बहन जो थी उनसे, मन्ना, ये मनव्वरुल इस्लाम क्या उनका नाम है, उनकी शादी थी 49 में। तो भुट्टो साहब आए हैं उसमें शिरकत के लिए। एक शादी तो उनकी पहले हो चुकी थी 13 साल की उम्र में,
भुट्टो साहब की भुट्टो साहब की अपनी एक कजन के साथ। लेकिन जब यहां आए हैं तो इन्होंने, उस वक्त इनकी उम्र 20-21 साल की थी। नुसरत भुट्टो की। नुसरत नहीं, भुट्टो साहब, 21 साल 22 साल। वो नुसरत भुट्टो को देखा है तो उसके बाद ये दिल दे बैठे उनको। और देखा कैसे, पहली दफा बैंक में अपनी बहन का और वालदा का कुछ जेवर लेने गए थे। वालदा भुट्टो साहब के साथ थी और नुसरत भुट्टो भी वहां से अपना जेवर लेने आई हुई थी लॉकर से। तो उन्होंने वहां देखा और वहीं फरिफ्ता हो गए उन पर। बाद में उसकी शादी हो गई। तो वो लोग समझते हैं ये भी ईरान से थी, वो भी ईरान से थे, ये ऐसी बात नहीं। और उसमें बात तो एक गलतुल-आम से एक गलती चीजें होती पाई जाती है। लेकिन नुसरत भुट्टो जो थी वो बड़ी जबरदस्त खातून थी, बहादुर खातून थी। और उन्होंने अपने मुखालफों को अपने साथ मिलाकर एक नई तारीख साहब, मैंने आपसे दो बातें पूछनी है लेकिन ब्रेक के बाद और बाद में। लेकिन पहले बता दो, एक ये कि नुसरत भुट्टो और भुट्टो के, जुल्फकार अली भुट्टो की अज़दवाजी जिंदगी कैसी थी, उनकी लड़ाइयाँ भी कहीं। और दूसरा ये कि जरदारी साहब और नुसरत भुट्टो के ताल्लुकात कैसे थे, उसके बारे में भी कुछ बातें चलती रहती हैं। लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0423636102 पर। गुफ्तगू हो रही थी नुसरत भुट्टो के हवाले से। जी शाम साहब, मैंने आपसे जो दो सवाल पूछे थे कि जरदारी साहब से और नुसरत भुट्टो का ताल्लुक और जुल्फकार अली भुट्टो से नुसरत भुट्टो का ताल्लुक। नहीं, अब ये तो एक चुन लें क्योंकि वक्त बड़ा कम है। आप दोनों मेरा ख्याल मुर्तजा भुट्टो साहब से उनके जो ताल्लुकात थे और जरदारी साहब से, इसमें बड़े ज़ेर-ओ-बाम आते रहे। क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने तो उनकी कुर्सी संभाल ली थी ना, वो चेयरपर्सन थी, वो इजलास में आई नहीं तो उन्होंने रेजोल्यूशन करवा लिया अपने हक में। तो ये मामला इख्तिदार के होते हैं, शक्ल रंजी भी होती है। लेकिन जरदारी साहब तो उनकी चॉइस थे, बेनज़ीर भुट्टो से रिश्ता तो उन्होंने किया था ना, नुसरत भुट्टो। खैर लेकिन ये एक मौजू ऐसा है दिलचस्प है, इस पर फिर गुफ्तगू करेंगे, अभी इसको हम किल नहीं करना चाहते। लेकिन और आसिफ अली जरदारी से नहीं, आसिफ अली जरदारी भुट्टो साहब की बात हो रही थी। जी भुट्टो साहब की। भुट्टो साहब से देखिए उनकी कुछ ना कुछ तो रही खटपट। बात यह थी कि भुट्टो साहब जरा दिल फेंक थे। और ये एक मोहतरमा होती थी हुस्ना शेख। अब बहुत से लोगों का कहना यह है कि उनसे भुट्टो साहब ने शादी कर ली थी, यानी एक उनकी अनडिक्लेयर्ड थी, तो खुफिया थी। लेकिन अपनी बेगम को बता दिया था उन्होंने। 1961 में भुट्टो साहब गए ढाके, तो वहां उस खातून से मुलाकात हुई है। और वो खातून जो थी वो बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करती थी, सियासत में बड़ी नजर रखती थी। जब वो भुट्टो साहब उसके गुफ्तगू करने लगे, एक पार्टी में मिले, गुम हो गए इसकी मुलाकात में, और 4 बज के डिस्कशन करते करते पॉलिटिक्स पे। खुशौक आदमी थे। अब उसके बाद उन्होंने अपनी बेगम को बता दिया। अब कोई बेगम जो थी वो ज़ाहिर का ठंडे पेटों तो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब ये बात जो है स्टेनले वॉलपट ने लिखी है, अगर ना लिखी होती तो मैं बयान ना करता। क्योंकि उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा झगड़ा हुआ कि नुसरत भुट्टो को उन्होंने कहा कि निकलो घर से, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने। वो लड़के निकल गई। तो उसके बाद वो आई अरशद कावत जी, भुट्टो के बड़े दोस्त थे, मारूफ कॉलम, और उनकी बेगम नैन्सी। वो दोनों ठहरे हुए थे फ्लैशमैन होटल में। नुसरत भुट्टो उनके पास आई कि ये मेरे साथ आज बड़ा जुल्म हुआ है और मेरी लड़ाई कर ली है मुझसे भुट्टो साहब ने, और तुम अयूब खान से शिकायत करो। तो नैन्सी जो थी अरशद कावत जी की बेगम, उसकी बड़ी दोस्ती थी अयूब खान की बेटी के साथ, शायद नसीम के साथ। उन्होंने वहां राब्ता कायम किया और गाड़ी में बैठाया उनको और वहां ले गए अयूब खान के। अब और अयूब खान उस वक्त सदर थे, जाहिर फील्ड मार्शल थे और उनकी काबीना में वजीर थे। अगले दिन अयूब खान ने उनको बुलाया भुट्टो साहब को, कहा भाई ये जरा इससे सुलह करो वगरना वजारत छोड़ो। अच्छा, यानी खानदान यानी एक वो वाकई डंडा हाथ में पकड़ के। तो उन्होंने जब सुलह कर ली, अब सुलह हो गई तो उसके बाद वो अरशद कावत जी ये कहते हैं कि भुट्टो साहब बड़े गुस्से में आए उनके पास कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और स्टेनले वॉलपट ने लिखा है कि भुट्टो साहब ने ना अरशद कावत जी को माफ किया ना अयूब खान को माफ किया। अच्छा, यानी क्योंकि अल्टीमेटली अयूब खान को गिरा दिया। उनकी ईगो हर्ट हुई ना उससे भुट्टो साहब की। ये नहीं कोई खुदा ना खास्ता उन्हें कोई अपनी बेगम से इतना बोध हो चुका था। ये ज़ेर-ओ-बम आते रहते हैं, वो वक्ती हमारे घरों में भी, आपके घरों में भी वक्ती लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन इतने गुस्से में थे और इस तरह की लड़ाइयां होती थी। तो ये जिंदगी आखिर एक इंसान होते हैं, सारे
भुट्टो साहब भी इंसान थे, सवालात हम भी लेने। इंसान हैं। वो ये मौजू बड़ा दिलचस्प है और इस पर फिर हमें किसी वक्त बात करनी है। हाँ, एक तफसीली बात करनी है। और लेकिन हम कुछ फेसबुक से सवालात हैं। फेसबुक पे एक तो सवाल हसन खान साहब ने सऊदी अरब से किया है और अभी अभी किया है। उन्होंने ये कहा है कि शामी साहब, क्या आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में अदलिया के जरिए कोई इनकलाब आ सकता है और हर शख्स को इंसाफ मिलेगा? ये गालिबन आपकी अदलिया के जरिए इनकलाब मैंने दुनिया में कहीं आते नहीं देखा। अदलिया के जरिए गुड गवर्नेंस हो सकती है, मुजरमों को सजा मिल सकती है। उसके लिए हमें अपने निज़ाम अदल में इस्लाह करनी होगी, ये वकीलों का भी कुछ इलाज करना होगा, और उसके साथ ही साथ ये जो लॉ ऑफ एविडेंस है, ये आपने वकीलों का इलाज वाली बात, ये जो हाँ, हमारे देखें, मेरे कई वकील दोस्त हैं जो अपने साथियों से तंग है, वो अदालतें उनके प्रेशर में है, और आप जाके देखें सेकंड कोर्ट में और सिविल कोर्ट में जज रोते हैं आंसू। आपके रास्ते में कोई अदालत तो नहीं आती? मेरी रास्ते में अदालत हाई कोर्ट है, मगर मेरे रास्ते में नहीं है, मेरे साथ साथ है। मैं उसके देखिए, ये आपको अदलिया ने अगर इंसाफ देना है तो वकीलों को काबू करना होगा। ये जिन निकल आया है बोतल से, इसे वापस बोतल में भेजे। शाहजाब, इस वक्त हमारे साथ अब्दुल रज़ाक साहब हैं लाहौर से। जी अब्दुल रज़ाक साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अब्दुल रज़ाक लाहौर से बोल रहा हूँ। शामी साहब, एक सवाल है आपसे। हाँ जी, हुक्म। बड़ा मसला हल कर दे मेरा। सुबह से शाम तक मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर दानश्वर हजरात, एंकर हजरात अवाम के मसले बयान करते हैं, परेशानियां बयान करते हैं। अवाम भी इसी तरह लगी हुई है। सोवियत यूनियन का निज़ाम फेल हो गया, सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ लोग उठे हुए हैं। दानश्वर हजरात को भी ये इल्म है कि हमारे तमाम मसाइल का हल मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूता पहनने से लेकर अमूर ममलकत चलाने तक सब कुछ बता दिया है। क्या वजह है कि दानश्वर हजरात और अवाम ये निज़ाम कायम करने के लिए अमली तौर पर क्यों नहीं कुछ भाई, ये बात ये है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। ये हमारे दानिश्वर जो हैं, हमारे अवाम जो हैं, ये बस कवाली करते हैं, मसाइल की कवाली करते रहते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए अपने आप पर डिसिप्लिन लाना पड़ता है। जो रसूलुल्लाह की पैरवी करेगा उसकी दुनिया भी ठीक हो जाएगी और आखिरत भी ठीक हो जाएगी। गुजरात से एक कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी, हुजूर फरमाए। मोहम्मद अफजल गुजरात से बात कर रहा हूँ सर। मैं शामी साहब को ऐसे एग्री करता हूँ इस बात से कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब की मंतक मुझे समझ नहीं आई कि क्या है। 30 साल पाक आर्मी ने इस मुल्क में बागडोर संभाली रखी, उससे और सफेद की मालिक रही। इन 30 सालों में हमने ना तो करप्शन खत्म की और ना ही कुछ सर्वाइव किया। जी, आप ही की बड़ी शुक्रिया जनाब। मैं तो यही कह रहा हूं, देखिए हमें कुछ करना है। हमें अभी आप देखिए, वो हमारा नौजवान जो है सवात में था, फरमान अली, उसने उसको सबसे बड़ा एजाज दिया गया सऊदी अरब का, और उसके नाम पर सड़क रखी जा रही है। वहां सड़क का नाम क्यों? उसने अपनी जान दे दी, 14 सऊदी अफराद की जान बचाई सैलाब के दौरान में। अच्छा, तो पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा करता उसके साथ क्या सलूक होता? यही सलूक होता करके। ये पाकिस्तानी है। देखिए, हमें अगर वो उसका एक्ट पाकिस्तान, हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें कुछ करना पड़ेगा। कोई हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, और हमें कुछ करके जो दिखाएगा, हमें करके उस रास्ते पे चलाएगा, वही लीडर होगा। ये लीडरों ने भी एक शोर मचा दिया। यासीन साहब है रावलपिंडी एक इसको गाली देता है, दूसरा उसको गाली देता है। यासीन साहब है रावलपिंडी से। जी यासीन साहब। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा सवाल यह है कि आप लोग बहुत छोटे छोटे आजकल मतलब टीवी वाले बहुत छोटे मसलों पे भी डिस्कस कर लेते हैं। एक मसला है वफाकी मुख्तसिब का सर, ये पिछले 26 अक्टूबर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। वफाकी मुख्तसिब का तकर्रुर होना चाहिए, फौरन होना चाहिए। आज हो जाए अगर मेरे बस में हो। जरदारी साहब, गिलानी साहब, खुदा के लिए ये तकर्रुर करें। आज तो अदलिया ने भी कहा है, नहीं आज करना तो अदालत चाहिए। ने भी कहा है। छोटे छोटे मसाइल हल हो जाते थे, उसकी तरफ तवज्जो करें। अच्छा शामी साहब, एक मजहर आलम साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, लेकिन मैं एक फेसबुक पे एक क्वेश्चन आपकी गुफ्तगू से उन्होंने तायद की थी, आपकी गुफ्तगू की दूसरे से एक साहब हैं, वो आपसे कुछ इख्तलाफ करें, मोहम्मद उमर साहब हैं। चलिए, वो कहते हैं जनाब, पहले तो वो जल्दी बोलते हैं, वो जरदारी साहब जो हैं उन्हें वोट देने की वो माजरत करते हैं। वो कहते हैं कि जी हमने मिस्टेक नहीं की थी, लोगों ने की थी। अच्छा एक बात। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जिंदाबाद। ये टेक्नोक्रेट्स तो बार बार हुकूमत करते रहे हमारे यहाँ। शौकत अजीज साहब भी तो टेक्नोक्रेट थे ना। टेक्नोक्रेटिज्म कहाँ से? इसी तरह के थे ना। उससे पहले मोइन कुरैशी साहब भी टेक्नोक्रेट थे। जो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद थे हमारे, वो भी टेक्नोक्रेट थे। चौधरी मोहम्मद अली भी टेक्नोक्रेट थे।
तो भाई टेक्नोक्रेट जो है, आप डेमोक्रेट्स की बात करें और टेक्नोक्रेट्स को भी वो हायर कर लेंगे। देखिए मसाइल जो है आज तक, अब तक तो किया नहीं करना चाहिए ना। अब महबूबुल हक नहीं थे मिनिस्टर, महबूबुल हक सरताज अजीज को कौन लेके आया? ज़ियाउल हक लेके आए, महबूबुल हक को ज़ियाउल हक लेके आए। तो ये टेक्नोक्रेट्स लोग जो हैं, इनको भी इनकी खिदमत भी हासिल करनी चाहिए, लेकिन अवाम के जो नुमाइंदे हैं, मालिक उनको रहना चाहिए घर का। मजहर साहब हैं हमारे साथ लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब जी। हाँ भाई, मैं 2 सवाल इनसे करना चाह रहा हूँ। जल्दी करते हैं जनाब, वक्त बड़ा कम है। बस एक तो ये कि हमारी सियासी जो लोग हैं इखलाकियात से आरी क्यों हो गए हैं। अभी मैं शर्जील मेमन साहब का पढ़ रहा था, वो देख रहा था। दूसरा सवाल कर लीजिए अखलाकियात के बाद। दूसरा सर ये कि क्या पीपी इतनी बांझ हो गई है कि इनको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता अब लाहौर के सदर के लिए, अब जिसने मिठाइयां बांटी थी, ठीक है, उसको ये सदर बना। देखिए आप ये तो जो लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हैं, अपना सदर तो वही बनाएंगे ना। अब आप अगर शामिल तो है मुस्लिम लीग नून में, तो पीपल्स पार्टी का सदर तो आप नहीं बनाएंगे। फर्ज कीजिए तो आप पीपल्स पार्टी में शामिल होकर उसका सदर बदल दे। एक बात। दूसरी बात क्या कही थी इन्होंने? अखलाकियात। भाई अखलाकियात से आ रही है, दुरुस्त बात है। हम सब लोग जो हैं अपने इर्द गिर्द देख लें, हमें हमारी अखलाकियात कहाँ है? ना हमें बात करनी आती है, ना मुखातिब करना आता है। मैं दिन रात के नारे सुनता हूं, हमारे जो रैलियां निकाल रहे हैं ना, क्या दुश्मनाम तराजी कर रहे हैं। मोहम्मद अशरफ साहब हैं चूनिया से, वो भी उनका आखिरी सवाल है। जी मोहम्मद अशरफ साहब। हाँ जी अशरफ साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। शामिल साहब, मुझे आपसे 2 बातें करनी है। जल्दी जल्दी कर लें। आपने अदलिया के बारे में बताया, अदलिया के जो लोअर कोर्ट है वहां पर मुकदमे चलते 5-5 साल गुजर जाते हैं और शहादत मुद्दई लेकर नहीं आता, तो उसका मुकदमा खारिज करा जाए। सिस्टम की बात करें जी, बिल्कुल ठीक है आपकी, मैं 100% मुत्तफिक हूं। मैंने ये कहा ये वकीलों का इलाज करना पड़ेगा, ये वकील नहीं आने देते। साहब वकील बहुत गुस्से में आ जाते हैं। मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके अंदर ही मौजूद हैं लोग, इसलिए उनको चाहिए वो खुद इस्लाह करें। हमारे प्रोग्राम का नहीं देखिए, आपने वो रैलियों की बात नहीं की। रैलियों की बात आज अबरारुल हक ने रैली निकाली और मैं उसमें फंस गया ट्रैफिक में, 2 घंटे फंसा। शामिद साहब, अब हम बाकी जो रैलियों की बात है, इमरान खान ने की जो जलसा है, मुस्लिम लीग नून की रैली, उस पर भी इमरान खान का जलसा है, उस पर हम अब वो कहेगा जनाब हमारी बात क्यों नहीं की। उस पर हम कल बात करेंगे। देखिए कल हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुस्लिम लीग नून का कोई ख्याल किया करें, शामिद साहब मुस्लिम लीग और इमरान खान का भी कुछ ख्याल किया करें, और कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।